खित्ते के दीगर ममालिक, आप बांग्लादेश को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, या खित्ते के दीगर ममालिक जिनके साथ भारतीय रवाबित थे या जहां रशिया सप्लाई कर रहा था, अब उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो टर्किया मजबूत कर रहा है, उनके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। अभी जिन्होंने इनकार कर दिया इनके जहाज खरीदने से, वहां भी टर्की जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है। तो टर्की अपनी दिफाई सनत को जो फरोग दे रहा है, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है और किस वजह से इनकी दिफाई सनत जो है वो यूरोप से बढ़ के अब मशरक़ वस्ता और एशिया तक आ रही है? देखें, जिस तरह भी आपने बात की, तुर्किया की अपनी एक बड़ी हिस्ट्री है और ग्लोरियस हिस्ट्री है। और देखें ना, किसी जमाने में दे वर रूलिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आप समझ लें, यूरोप पूरा इनका अंडर कमांड था। तो वो उनका वो एक समझते हैं कि उनकी एक ग्लोरी है, उनका एक बड़ा हेरिटेज है, सिविलाइजेशन है और कंट्रोल है, जंगें लड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने यूरोप को फतह किया, तो दैट्स वाई एक प्राइड अपने महसूस करते हैं अपने आप में। सो देयरफॉर देखें कि ये पहले नेटो के जब मेंबर नहीं थे उस वक्त भी इनकी सर्वाइवल की जंग थी, ये ग्रीस के साथ इनका बड़ा अर्सा तक बड़े कन्फ्लिक्ट रहे, साइप्रस की वजह से भी थे। तो दैट्स वाई इन्होंने शुरू से बड़ी कोशिशें की हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि इनमें कुछ पॉलिटिकल मसले भी रहे, इसके बावजूद उन्हें अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज पे बड़ा फोकस किया। आज इनके जो भी चीजें हैं, इवन पाकिस्तान को F-16 में भी वो मदद कर रहे हैं, मेंटेनेंस में या चीजें देने में। सो देखें, इनकी बहुत कैपेबिलिटी है, लोग इनके बहुत अच्छे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। सो दैट्स वाई देखें टेस्टेड है ना। अब जब इनकी बात होती है, बैरक्टर ड्रोन्स की बात होती है, जहाज बनाते हैं, इवन शिप्स जो पाकिस्तान को बना के ये दे रहे हैं, तो इन्होंने एक बड़ी मेहनत की है, अपनी स्टैंडिंग लेके आए हैं। आज यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर भी हैं। और देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा जब एर्दोगान की बात करते हैं तो कहते हैं मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो बंदा जो है कि अपनी वो प्राइड में ही रहते हैं और अपने चीजों पे कोई कंप्रोमाइज आपने कभी तुर्किया को नहीं देखा होगा। सो देयरफॉर अपनी वो मेहनत से की है और इस पोजीशन पे वो आए हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी तुर्किया है या चाइना है, ये दो ऐसे अच्छा, एक चीज और बताइए ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए हालिया जंग में तुर्किया के ड्रोन्स तो हमने इस्तेमाल किए, तुर्किया ने मदद तो की हमारी, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि भारत इस वक्त तुर्किया मुखालिफ जो है वो कैंपेन चला रहा है या मौक़िफ़ अपना रहा है, या उसकी कोई और भी वजह है कि खित्ते के दीगर ममालिक में जहां पे उसका असर रसूख था वो भी कमजोर पड़ रहा? या देखें, एक तो वजह तो मुसलमान है, जिस तरह मैंने बात की, उनकी भी एक बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री है। फिर आप ये भी देखें, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रूल किया, मेजॉरिटी वो भी तुर्क थे। आपका गजनवी वाज़े तुर्क, गोरी वाज़े तुर्क, जो सल्तनत गुलामा थी, स्लेव डायनेस्टीज थी, वो तुर्क थे। तगलुक वाज़े तुर्क, खिलजी वाज़े तुर्क। तो वो भी एक फैक्टर है इनके जहन में। से ये है कि देखें, हमेशा रजब एर्दोगान जब जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो कश्मीर का नक्शा लेके जाते हैं कि ये है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो वहां पे वो एक स्टैंड लेते हैं, खुल के स्टैंड लेते हैं। तो वो उससे भी तकलीफ है। फिर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, तो इंडिया को बड़ी तकलीफ है, उससे भी है। सो दैट्स वाई देखें, जब इस दफा हमने मार्के हक में जब उनको शिकस्त दी और बुनियाद मरसूस में हमने शिकस्त दी, तो उनको तकलीफ थी कि ये चाइना ने मदद की है, तुर्किया ने मदद की है। लेकिन हम तो कहते हैं जो भी मदद करे, कि लड़ने वाले तो हम थे, जहाज के पायलट हमारे अपने लोग थे, वो मैटर करते करते। आपके पास तो राफेल भी थे, आपने राफेल के साथ क्या किया? आपके पास Su-30 जहाज भी थे और आपके पास तो हेरोप ड्रोन भी थे, आपके पास हार्पी ड्रोन्स भी थे, दुनिया जहां के सारी चीजें थी, लेकिन आपने तो S-400 भी था, आपने तो कुछ नहीं कर सके। सो इट इज द मैन बिहाइंड द गन या द मैन इनसाइड दैट मशीन, वो मैटर करता है। अच्छा, आमिर मसूद साहब जो है वो साथ मौजूद नहीं है, 2 बार राब्ता जो है उनसे मुनक़ता हुआ है, कोई टेक्निकल एरर है, तो मैं ये सवाल तो उनसे करना चाहता था, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊं। अगर देखा जाए मौजूदा दुनिया के अंदर, आप ड्रोन्स की मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखें, आप रशिया यूक्रेन वॉर देखें, आप ये ईरान इजराइल वॉर देखें, आप पाकिस्तान भारत वॉर देखें, आप आने वाले दिनों की वॉर देखें, अब वहाँ पे बात क्या हो रही है कि बगैर पायलट के तैयारा बरदार जहाज होंगे जिनके फ्लीट चल रहे होंगे और पूरा कंट्रोल होगा। तो क्या हम ये समझें कि आने वाले दिनों में पायलट की जो मौजूदगी है या पायलट की महारत कम हो रही है,
या फिर हम ये समझें कि सारी की सारी दुनिया तब्दील हो रही है तो फिर ये मौजूदा सूरत हाल भी तब्दील हो जाएगी? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इसराइल ने एक अभी ट्रायल किया है और इसराइल इसको कामयाबी के साथ कर रहा है। वो पायलटेड ड्रोन्स लेके आया, स्पेशली वेस्ट बैंक में उन्होंने ट्रायल्स किए हैं, और जिसमें यह है कि उसमें पायलट बैठा होता है, वो ड्रोन जाता है, वो जाके एरिया को देखता है, टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद वो कामाकाजी जो ड्रोन्स होते हैं वो आते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं। सो वो आप समझ ले कि जो पायलट की कैपेबिलिटी और उसकी प्रेजेंस स्टिल इज देयर, और जो मैटर करती है, देखा ना, जब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में आप जब जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो सरों ने करना है। बाकी देखें कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जब ड्रोन स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स का कंसेप्ट आ गया है, टाइम हंड्रेड्स जब निकलते हैं ड्रोन्स, तो उसका इसी के बारे में मजीद बात करेंगे। इसमें हमें दोबारा से आमिर मसूद साहब ने ज्वाइन किया। आमिर मसूद साहब, मेरा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अगर जंग जो है वो ड्रोन्स की होगी और बगैर पायलट के ड्रोन्स होंगे, तो बहुत सारी जगहों पे तहफ़्फ़ुज़ात ये भी पाए जाते हैं कि एआई होगा और एआई खुद फैसला करेगा कौन दुश्मन है कौन नहीं होगा। तो पायलट के बगैर चलने वाली ये टेक्नोलॉजी किस हद तक फायदेमंद होगी या किस हद तक मुश्किल में भी डाल सकती है? अभी जी देखिए, ये जो किज़िल-इल्मा भी अभी इस्तेमाल हुआ, किज़िल-इल्मा जो था टर्किश ड्रोन, ये भी पायलट ही इसे कंट्रोल कर रहा था ग्राउंड से। ये ड्रोन्स तो इसकी जो कॉम्बैट मतलब हुई, या इसने जो मिसाइल फायर किया बियॉन्ड विजुअल रेंज, और जो इसने इंटरसेप्ट किया, उसकी कंट्रोलिंग जो थी वो नीचे पायलट कर रहा था, लेकिन ये था पायलटलेस इन द एयर। और फ्यूचर में भी जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उनके साथ एक ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे कहते हैं लॉयल विंगमैन, जिसे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। तो ये जो 6th जनरेशन जहाज होंगे, इनके अंदर एक पायलट जरूर होगा जो कि एक कंट्रोल कर रहा होगा, और उसके साथ 4 से 5 जहाज होंगे जो कि ड्रोन्स की सूरत में होंगे, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी वो सारी होगी जो कि किसी एक फाइटर पायलट वाले जहाज के साथ होती है, या किसी राफेल के पास है, या उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन उनकी कंट्रोलिंग जो होगी वो सेंट्रल मदर एयरक्राफ्ट के साथ हो रही होगी, जो कि 6th जनरेशन जहाज होगा जिसमें पायलट मौजूद होगा। तो पायलट जो है वो इन द लूप हमेशा रहेगा, चाहे वो हवा में हो जहाज के अंदर, या वो ग्राउंड से कंट्रोल कर रहा हो। ग्राउंड कंट्रोलर उसे कह सकते हैं, या पायलट आप कह सकते हैं। लेकिन ड्रोन की अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिससे कॉम्बैट करना होगा, या जिन्हें यूकैव कहते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, उनकी तमाम जो कंट्रोलिंग है वो ग्राउंड से हो रही होती है। जितने अमेरिकन ड्रोन जो इस्तेमाल होते रहे, कई ऐसे थे जो कि फ्लोरिडा से उड़ के आते थे, उनकी कंट्रोलिंग अमेरिका में हो रही होती थी, और उधर से वो कंट्रोल होके उनके ऊपर मतलब जो अपने अहदाफ को निशाना बनाते थे। तो मैं नहीं समझता कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी कॉम्बैट में, स्पेशली जहां पे मिसाइल फायर करने हैं, जहां पे टारगेट्स एंगेज करने हैं, काफी हद तक ऐसी रहेगी कि जिसमें काफी हद तक इंसानी अमल दखल जो है या पायलट का अमल दखल जो है वो उसके अंदर शामिल रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब।